नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन राडा द्वारा साइंस कॉलेज मैदान रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ऑटो एक्सपो 2025 एवं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा एवं सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राडा का ये 8वां ऑटो एक्सपो है। किसी रीजनल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किए जाने वाला ये एक्सपो अब पूरे भारत का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो बन चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक्सपो अवधि के दौरान सभी प्रकार के वाहनों पर आजीवन रोड टैक्स पर 50% की छूट पहले से दे रखी है और इस बार भी ये यथावत है। दिया और छाया हो गया, इसका मतलब है कि ये एक्सपो आपका सफल होगा। ये लक्षण है कि मौसम में बदलाव लाने की ताकत है। और जैसे राडा के बारे में बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर में 18% ग्रोथ, यानी छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिक्री के लिए 18% तक ग्रोथ हुआ और बाकी कोई डबल डिजिट में नहीं आया। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, जिस छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जिसको गरीब छत्तीसगढ़ कहा जाता था या भूख से मौत होती थी, आज वो छत्तीसगढ़ अपने 25 साल की यात्रा पूरी करके अपने पैरों में खड़े होकर दौड़ने लगा है तेजी के साथ सभी क्षेत्रों में। और जब तक स्टेट की इकोनॉमी में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक सभी सेक्टर, मैं बोलता हूं कि किसान के घर में खुशहाली होगी, उसके अनाज की कीमत सही मिलेगी, वकील की वकालत करने वाले की वकीली चलेगी, डॉक्टर करने वाले की डॉक्टर करेंगे, दुकानदार की दुकान चलेगी और ऑटो एक्सपो वालों को ऑटो बिकेगा और स्कूटर और कार और बड़े बड़े सामान बिकेंगे। ये किसान से जुड़ा हुआ, किसान की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ विषय है और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 3100 रुपया प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल की खरीदी हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, अकेले विष्णुदेव साय करते हैं, अकेले हिंदुस्तान में। इतना पैसा 150 लाख मैट्रिक टन पैडी प्रोक्योर करना 3 महीने के पहले और 3 महीने के पहले 70 दिन में उसका पूरा का पूरा मिलिंग करा देना और उसमें से बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एक हेलमेट पहनकर रैली में भी भाग लिए हैं और 1 साल बाद पिछले साल भी हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग इस तरह का अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया था जिसमें हम 2 वीक मतलब बाइक चलाए थे और इस बार स्कूटी चलवाए। तो 1 साल बाद स्कूटी चलाने का अवसर देने के लिए भी हेलमेट पहनकर मैं हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। वैसे हम अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक थे तो पूरा अपना विधायकी बाइक में ही बिता दिए, मोटरसाइकिल चला के ही पूरा 8 साल विधायकी किए, लेकिन बीच में ये छूट गया था। और जिस तरह से लास्ट ईयर हमारा ये छत्तीसगढ़ व्हीकल बिक्री में भी टॉप में रहा पूरे देश में और पिछले साल जो एक्सपो लगा था उसमें 10,000 व्हीकल की बिक्री हुई थी और करीब रोड टैक्स में सरकार को 300% का इजाफा हुआ था और प्रदेश के जीएसटी में 500% का इजाफा हुआ था। और इस साल तो हम लोग लाइफ टाइम टैक्स में भी 50% छूट दे रहे हैं, तो हमको लगता है कि पिछले साल का टारगेट इस साल दोगुना होना चाहिए। धन्यवाद। आश्वस्त कर रहे हैं हमारे राडा वाले की 100% होगा। तो जो 10,000 की बिक्री थी व्हीकल की इस एक्सपो में, हमको लगता है कि वो 20,000 पहुंच जाएगा। और जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पिछले साल हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के जो अन्नदाता हैं उनको भरपूर पैसा दिए थे। 3100 रुपया प्रति क्विंटल उनको धान का कीमत दिए थे
24,72,000 किसान 145 लाख मीट्रिक टन धान पिछले साल बेचे थे। तो हम लोग करीब करीब 49,000 करोड़ रुपया उनको दिए थे और 2 साल का बोनस भी दिए थे। 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया दिए थे। तो इतना पैसा आने से है कि किसानों के पास पैसा आता है तो सब पर फर्क पड़ता है। और इस साल तो अच्छी बारिश हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 145 लाख मीट्रिक टन धान जो पिछले साल खरीदे थे इस साल उससे भी बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल 24,72,000 किसान अपना पंजीयन कराए थे, उतना किसान धान बेचे थे। इस साल 27 लाख किसान पंजीयन कराए हैं और करीब 1.25 लाख हेक्टेयर धान का रकबा में बढ़ोतरी भी हुआ है। और हमको लगता है कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान हम लोगों को खरीदनी पड़ेगी। तो किसानों के पास ज्यादा पैसा जाएगा तो आपका व्हीकल भी ज्यादा बिकेगा। और ये एक्सपो 1 महीना तक चलने वाला है और इसमें देश के जितने भी व्हीकल हैं, लट्टू व्हीकल से लेकर 2 पहिया से लेकर 3 पहिया से लेकर कमर्शियल और सारे कार वगैरह यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो एक ग्राहकों के लिए अच्छा ये जगह भी उपलब्ध हो रहा है। एक जगह उनको हर तरह का व्हीकल मिल जाएगा और यहाँ पर विशेषज्ञ भी होंगे, उनसे भी समझने में सहूलियत होगा। और मैं राडा को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि वो रोड सुरक्षा की भी जानकारी देते हैं, उसका भी अवेयरनेस करने का काम करते हैं। हेलमेट वगैरह की जो महत्व है उसको बताते हैं और ये सब आपको करना ही चाहिए। और मैं इस एक्सपो की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देश प्रदेश के लोगों से आह्वान करता हूं कि यहां पर आएं और अपने मनपसंद का व्हीकल खरीदें। एक अच्छा मौका 1 महीने का मिला है। मैं अंत में फिर से राडा का धन्यवाद करते हुए कि इस अवसर पर हम लोगों को बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद सुकमा के रामाराव स्थित प्रसिद्ध मंदिर में हुए तांत्रिक अनुष्ठान का वीडियो सामने आया है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा मां चिट्टा मट्टिन मंदिर में बाहर से तांत्रिकों एवं पंडितों को बुलवाकर तांत्रिक पूजा करवाई जा रही है। इस दौरान उनका बेटा भी अपने पिता के साथ तांत्रिक अनुष्ठान के हवन में शामिल है। हालांकि इस तांत्रिक पूजा के लिए ग्रामीणों से अनुमति नहीं ली गई थी, लिहाजा तांत्रिक पूजा की जानकारी मिलते ही ग्रामीण नाराज हो गए और उन्होंने मंदिर पहुंचकर तांत्रिक पूजा का विरोध करते हुए बाहर से आए तांत्रिकों व पंडितों को खदेड़ दिया था। यही तो बलि तो मांगेगा ना यहाँ पे, तो चंडी या दुर्गा का जो करवा रहा दूसरा कपड़ा लगा के आपको पूजा करना ये उचित नहीं है ना। वही तो बात है ना, बलि उली मांगेगा तो भी सामने मेला है, पुजारी मेला में अंदर करना है बोल के कौन बताए? ये अंदर जगह कौन दिखाए बोल रहा मंदिर में? नहीं, हमने पूछे उनको पहले, तभी वो किया माता को इतना श्रृंगार भी दिए, नहीं तो हम कहीं भी करते। नहीं आपने वहाँ पे थे कहाँ बोले मंदिर में बोले मैं तो आपको कौन भेजा यहाँ पे बोलने से, तो आप तो बोले माता भेजिए बोल के। ठीक है माता भेजिए तो तुम आप लोग रहो, बोला मैं यहाँ पे। और बाद में तुम पूजा चालू कर दी यहाँ पे, तो पूजा नहीं कर रहे थे, देखने ऐसे बैठे थे तब। और यज्ञ करना है बोलने से मैं तो आप परसों की बात है, मैं अपने मिसेज को मैं नहीं रहूँगा बोला। और यहाँ पूछ लो मनोज देव के पूछो, किसको पूछो और यज्ञ करो बोला था, मैं ऐसा बोला था। मनोज देव है रामाराम वाले बुलाएंगे करके, तो ठीक है आसपास बता दो खबर है कि नहीं, तो चल रहा है, ऐसा बोला वो ना करें करके खबर बता दो बोले थे। और उसी हिसाब से हमने इतना बड़ा यज्ञ का तैयार किए। यज्ञ कर रहे हो तो तुम लोग सरगन वाले के बीच में तुम लोग जब तक हमारा मेला नहीं होगा वहाँ कोई यज्ञ नहीं चलेगा, उसको पूरा निकालोगे अभी। नहीं वो तो निकालो अभी, पूजा पाठ करके निकालो।
नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। अगर मैं नहीं आने से जब भी तो लड़के लोग निकाल के फेंकने के लिए और रहते, ऐसा कैसा फेंक काला कपड़ा नहीं चढ़ाते हमारा देवी में वो काला कपड़ा नहीं चलता है। मंदिर में आप यहाँ के अंदर जाके अंदर से पूजा कर सकते नहीं चढ़ा हैं। सकता वो सिंगार अब इनके बिना आप बाहर में कर सकते थे ना, जो भी करना बाहर में पूजा करना, बाहर में आप जो करना आप कर सकते थे। हमको से कोई उसका ठीक है, नहीं, आप पूरा अंदर पूरा की हो, क्या मतलब दिया? गलती स्वीकार करते हैं। जब महाराज जी भी बोले तभी हमने वो किए, और वो ठीक है, हम पूजा वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा गलती हुआ है तो सबको हम नमन करके वो माफ़ी चाहते हैं। माफ़ी चाहते हैं मतलब गलती कैसा हुआ? पंडित बड़े हैं लेकिन बिना दिमाग का कैसा किए हो? गलती पर नमन साहब भी समा मना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये हमारा मतलब ये बयान हमारा मतलब रिकॉर्ड करके भी रखो या फिर लिख कर भी देंगे। या कुछ कोई किसी को तकलीफ होएगा तो हमें बुलाओ, हम आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, आपके मंत्र से आप बनाए ना। तुम्हारे मंत्र से यहाँ का भूत परित फिरने वाला नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा सिर्फ पूजा ओम जो बोलने का है, तुम और चीज बोल नहीं कर नहीं सकोगे, हम जानते हैं। आपके मंदिर में हम लोग जा सकते हैं, आपके परमिशन के बिना हम घुस ही नहीं सकते। पूरे गांव का है भाई, पूरा परगन के लोग। ठीक है काका, ये देख भैया, ठीक है। इन लोग मैं आया, इन लोग से पूजा कर लिए, इन लोग गलती किए तो वहाँ नहीं करना था। अब जो भी अब तो कुछ ज़्यादा बढ़ाने से नहीं होगा। अभी क्या करना है, कैसा करना है वो बता दो, उसके अनुसार कर देंगे, है कि नहीं? नहीं, इंसान से गलती हो गया तो स्वीकार तो कर ही रहे ना। नहीं स्वीकारते ना, हम इनको सब ठीक ठाक अभी कर देते हैं। हाँ, गलती तो हो जाता है, उन लोग तो खुद बोल रहे हैं, मान जाते हैं। लास्ट मत आज ही आखिरी था क्या? हाँ, आज ही आखिरी था, लेकिन अभी तो आप सभी का भी मन एक टाइप का क्या होता है ना। देखो, एक श्रद्धा, रही बात आस्था का, आस्था में कभी ठेस पहुँचे ना कहीं स्थान भी, चाहे साधु हो या फिर आम इंसान के लिए भी, वहाँ अच्छा नहीं लगता है। मानो चाहे वो साक्षात परमात्मा के चरणों हो या फिर कहीं भी हो, तो तभी मतलब आपका भी वो हुआ है, हमारा मन को भी मतलब थोड़ा वो हुआ, क्योंकि महाराज जी आदेश दिए तभी हमने इतना आयोजन किए, नहीं तो नहीं भी करते। हाँ, तो इसलिए मतलब हम भी अपने तरफ से हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि गांव वालों को वो नहीं किए। क्योंकि सब हम जहीं भी जाते हैं सबसे मानते हैं कि नहीं, वहाँ का पुजारी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा साधु समाज वही कहता है। क्योंकि हम भी मतलब महाराष्ट्र के ये मतलब ये मठाधीश हैं, नागा साधु के मतलब मठाधीश हैं हम भी। हमारा भी मठ है, आश्रम है बड़े बड़े, लेकिन मतलब अभी महाकुंभ जा रहे थे तो यहीं रुके यार, उतना आयोजन मैया का आदेश आया, ठीक है चंडी पाठ एक करवाओ। तो महाराज जी को हम पूछे तो ठीक है करो, ऐसे बोले तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम मतलब जितने भी वो सामग्री किए हैं वो हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो हवन बचा है वो हम तो कहीं भी कर लेंगे, क्योंकि मैया हर जगह है, सर्वत्र माता है, ऐसे नहीं कि कहीं मंदिर में ही है। इसलिए हमारा मतलब ये है कि हमें मंदिर का कोई ज़रूरत नहीं होता, हम पहाड़ में भी रह सकते हैं, पर्वत में भी रह सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम साधु हैं, कहीं भी बुलाएंगे भगवान आ जाएंगे, हमारा मन में सच्चा श्रद्धा है उनके लिए, और उनके लिए मर भी सकते हैं और जी भी सकते हैं। तभी तो बचपन से हम अपने माता पिता को छोड़े। और मेरा कास्ट का बताया जाए तो मैं गोंड हुई हूँ, आदिवासी हूँ, गोंडवाना से हूँ, लेकिन बचपन से हम घर त्यागे, बचपन से ही सब वो करके हम नागा साधु बन गए। सुनिए बाबा, ये पूरा 2 परगना का ये देवी है। अब लोगों को ऐसा थोड़ा सा भिलाई दुर्ग में व्यापारियों की संस्था बीएनआई ने बुधवार को दुर्ग के एक संस्थान में ग्राहक का लकी ड्रा का आयोजन किया। इस लकी ड्रा में दुर्ग भिलाई शहर की चयनित 34 व्यावसायिक संस्थाओं से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को लकी ड्रा कूपन के द्वारा पुरस्कार दिया गया। विजेता ग्राहकों को उपहार यहां पर प्रदान किया गया। बीएनआई एक व्यावसायिक संस्था है। जी हाँ, चुनिंदा व्यवसायियों के द्वारा बनाए इस संस्था ने हमेशा ही ग्राहकों के लिए हित का सोचा है। ग्राहकों के लिए कई प्रकार की स्कीम और तोहफे ये अक्सर लेकर आते हैं। इस बार भी ऐसा ही एक नज़ारा दुर्ग में देखने को मिला, जहां बीएनआई द्वारा पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। यहां उन दुकानदारों को
उन खरीदारों को, उन ग्राहकों को यहां पर सम्मानित कर पुरस्कार दिया गया। बीएनआई के द्वारा ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हुए पुरस्कार वितरण बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसी के तहत दुर्ग में एक पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ बीएनआई संस्था के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल रहे। सागर गुप्ता जी, पहला कूपन नंबर 305778। नेक्स्ट है रोल नंबर 14 न्यू राजस्थान क्लास से। निखिल भैया शायद रास्ते में है, तो मैं प्रदीप भैया से रिक्वेस्ट करूँगा। बीएनआई के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना लोगों ने की है। आज हमारा एक उपहार उत्सव योजना चल रही है। पिछले 4 ड्रॉ निकल चुके हैं, आज ये 5वां ड्रॉ था उसका, जिसमें हम हर महीने की 15 तारीख को ड्रॉ निकालते हैं। अब 15 फेब को फाइनल ड्रॉ है, मेगा ड्रॉ, जिसमें पूरे 6 महीने में हमने जो भी बिक्री की है उसका ड्रॉ निकलेगा। नमस्कार, मैं सुनील माहेश्वरी, कृष्णा मार्बल नाइट, धमदार रोड, दुर्ग से। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि ये बीएनआई का एक उपहार उत्सव है, जो हम थैंक यू नोट दे रहे हैं हमारे कस्टमर्स को एक लकी ड्रॉ के माध्यम से, जो हर महीने हो रहा है। इसका अब एक मेगा ड्रॉ फरवरी में होने वाला है, जिसमें कार, बाइक, सोलार, विदेश यात्रा सभी प्राइजेज है। तो आइए उन 33 व्यापारी बीएनआई के सब खरीदी कीजिए और इस लकी ड्रॉ में शामिल होइए। आयोजन का उद्देश्य हमारे ग्राहकों को धन्यवाद देने का एक तरीका है कि भैया आप हमें सर्व करने का मौका दे रहे हैं, आप हमारे प्रेमाइसिस में आ रहे हैं, तो एक हमारी ओर से थैंक यू नोट है उनके लिए। ये कोई स्कीम या उस तरह से नहीं किया गया व्यापारिक फ़ायदे के लिए। एक हमने ये स्कीम इसलिए चालू की है कि हम हमारे ग्राहकों को वापस से हमारी ओर से धन्यवाद बोल सकें। निश्चित ही इस दौर में बीएनआई एक मील का पत्थर साबित होगा और ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इस मामले में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कवासी लखमा तो सिर्फ मोहरे हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री के करीबी सभी लोग जेल में हैं। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री निवास पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भ्रष्टाचार करके पैसा गांधी परिवार को भेजा जा रहा था। छत्तीसगढ़ की जनता की कमाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंचाई जा रही थी। कहीं न कहीं वह मोहरे के रूप में उपयोग हो रहे थे। वास्तविक चेहरा आना अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ की धन संपदा को लूटने का काम, यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी ने किया। कवासी लखमा तो मोहरे हैं। आज जितने भी मुख्यमंत्री के तत्कालीन मुख्यमंत्री नजदीकी रहे, आज सारे के सारे जेल के सलाखों के भीतर में है। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा जो मुख्यमंत्री निवास वो कहीं न कहीं से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को अंजाम देता था और यहाँ की धन संपदा, यहाँ के जितने भी भ्रष्टाचार करके पैसे गांधी परिवार को भेजा जाता था। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता का गाड़ी कमाई गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचता था। और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे छत्तीसगढ़ के मसीहा बन करके बैठे थे, लेकिन आज विधि का विधान है और जिस तरीके से उनके जो लोग हैं वो एक से बढ़कर के एक भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं और उनको जेल के सलाखों का मुंह देखना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं से आज वो मोहरे के रूप में इस्तेमाल हुए थे, वास्तविक चेहरा भी आना बाकी है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री एवं कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हर एक भ्रष्टाचारी का स्थान जेल ही है। निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता से झूठे वादे और प्रलोभन देकर सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार के समय छत्तीसगढ़ में बड़ी लूट हुई। धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही है। चाहे रेत घोटाले की बात हो, माइनिंग हो या शराब घोटाले की बात हो, सभी प्रकार के घोटालों में कांग्रेस के करीबी भ्रष्ट अधिकारी और कांग्रेस के नेता जेल जा रहे हैं। अधिकारियों की संलिप्तता के बाद अब पूर्व आबकारी मंत्री व उनके रिश्तेदारों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। हर एक भ्रष्टाचारियों का सही स्थान जेल की सलाखों के पीछे ही होता है। 15 वर्षों की बीजेपी की सरकार के बाद तमाम झूठे प्रलोभन देकर सत्ता में आई कांग्रेस और भूपेश बघेल की सरकार ने जिस तरीके से अपने भ्रष्टाचारी साथियों के साथ में इस छत्तीसगढ़ को लूटा, परत दर पर जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें हर एक व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे जाता जा रहा है। चाहे वो रेत के घोटाले हो, चाहे माइनिंग घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, सभी प्रकार के घोटालों में आज पूर्व अधिकारी और पूर्व कांग्रेस के नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। 162 करोड़ रुपए का शराब के घोटाले में पहले पूर्व अधिकारी तो जेल की सलाखों के पीछे हैं, अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब इसकी आंच मंत्री तक गई और तमाम जांच के बाद जो सबूत सामने आए उसमें पूरी संलिप्तता पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके साथियों की, उनके बेटों की दिखाई दी। इसलिए आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने गलत कृत्य किया, जेल की सलाखों के पीछे चले गए, गिरफ्तारी हुई, लेकिन इन सब के पीछे, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे सरगना कौन है जिस पर सबकी निगाहें हैं? आज जनता जानना चाहती है कि आखिर इस तरह के षड्यंत्र के पीछे कौन है और इस जांच की आंचें जो हैं वो कब तक वहां तक पहुंचेगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पूर्व ही भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की बात की थी और आज लगातार पिछले 1 वर्षों में, चाहे वो पीएससी का मामला हो, चाहे आबकारी हो, चाहे अन्य प्रकार के कोई घोटाले हो, हर एक अपराधी और भ्रष्टाचारी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। यही विष्णुदेव साय का सुशासन है और यही विष्णुदेव साय सरकार की 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में है। मुझे लगता है आज जनता प्रसन्न है
और भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार की सुबह वे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया है। सुनवाई के बाद बाहर निकले ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि ये कार्रवाई 2 साल तक चली, जिसमें 36 महीने में प्रोसीड ऑफ क्राइम 72 करोड़ रुपए का है। ये राशि सुकमा में बेटे हरीश कवासी के घर के निर्माण और सुकमा कांग्रेस भवन के निर्माण में लगी है। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह ने पूछताछ में बताया था कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के पास हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन पहुंचता था। उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल में देकर काम कर रहे हैं। दादी किसका हाथ है इसके पीछे गिरफ्तारी के? ये पूरा अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी को ये बात दी है। इसके कारण मेरा इस प्रकार दबाव करके कागज मांग रहे थे। शराब स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई हैं कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक की अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं कोई इकबाल खान है और जैन देवांगन है। इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैया लाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। और सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जो जगन्नाथ साहू ने भी के यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। मामले में प्रथम दृष्टया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 में दिए गए धन शोधन के अपराध दिखाई पड़े और चूंकि इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका सहयोग बहुत कम रहा और ऐसी संभावना रही कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके संदर्भ में हो सकता है कि अन्य मिलने वाले साक्ष्यों को नष्ट कर सकें, नष्ट करने की प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो विटनेसेस और भी हैं जिनको हमने अभी अब समन करके रखा गया है जो और उनको बुलाया जाएगा, उनको ये किसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। इस वजह से हमने इनको आज अरेस्ट करके उनकी दोपहर के 3 बजे हमने अरेस्ट किया है और उनको प्रस्तुत किया था। हम 14 दिन की हमने कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 21 जनवरी 2025 तक की इनकी कस्टोडियल रिमांड हमको ग्रांट करी है। देखिए, यहाँ पर सेक्शन 50 के स्टेटमेंट्स के लिए लोगों को बुलाया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और अगर उनको फर्दर जरूरत पड़ेगी तो फर्दर भी बुलाया जाएगा या जिसको भी बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको बुलाया जाएगा। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ रिवील हुई है और जो 70 करोड़ रुपए, जो 72 करोड़ का पीओसी है जो अभी तक हमें दिखाई पड़ा है, उस पीओसी का तो निर्माण इन्हीं के निर्माण में अभी हमको एंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ और एविडेंसेस हमारे हाथ लगेंगे तो आपके सामने या न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा उसको। अभी तक हमारे कुछ एविडेंसेस आए थे, जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि 50 लाख अरविंद सिंह, 1.5 करोड़ अरुणपति, 2 करोड़ अभी हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस अवेलेबल है और उसके निष्कलंकित संपत्ति के रूप में उसको समाज को परिलक्षित करने के हमें प्रमाण अभी तक मिले हैं इन्वेस्टिगेशन में। हो सकता है कि हमें और कुछ प्रमाण मिल जाए, वो सामने रखे जाएंगे कालांतर में। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्कूल प्रबंधन की तानाशाही और भेदभाव के चलते 24 बच्चों को शिक्षा से वंचित किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 2 वर्षों से कुंभकर्णी नींद से जागकर सिर्फ कुछ ही चुनिंदा बच्चों का भविष्य खराब किए जाने का आरोप लगाया।
स्कूल प्रबंधन की मनमानी और भेदभाव रवैया से परेशान पालकों ने डीपीएस स्कूल और अन्य स्कूलों की मनमानी का आरोप लगाया और बच्चों के साथ भेदभाव करते हुए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और अपनी बात कही। साथ ही एक कक्षा से चुनकर एक ही बच्चे को चुना गया, जिसके चलते 24 बच्चों के पालकों को नोटिस दिया गया। आम आदमी पार्टी को मिली शिकायत के आधार पर पीड़ित पालकों के साथ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी गुहार लगाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि अध्ययन करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भाजपा चाहती नहीं कि देश में लोग शिक्षा प्राप्त करें, वह अपने पैसों को बचाने में लगी हुई है। इसलिए 2 साल तक पढ़ने वाली बच्चों को उन्होंने आधारहीन तर्क देकर कि जिन शासन द्वारा जिला स्तरीय समिति गठित करके 24 बच्चे जो डीपीएस स्कूल में पढ़ रहे थे उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। साथ ही डीपीएस स्कूल के पालकों ने शिकायत की, डीपीएस स्कूल के जो बच्चे आरटीआई के तहत पिछले सेशन में प्रवेश पाए थे, पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं और अगले सेशन में पढ़ भी रहे हैं। ये उनकी पढ़ाई का दूसरा वर्ष, दूसरा सेशन है। उन बच्चों के 24 पालकों के बच्चों के प्रवेश को डीपीएस स्कूल ने रद्द कर दिया। आम आदमी पार्टी ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस विषय पर चर्चा हुई। जांच में उनके आधार कार्ड का एड्रेस कुछ और प्राप्त हुआ और जिसकी वजह से इन 24 बच्चों के प्रवेश को निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में पीड़ित पालकों ने प्रतिक्रिया दी। डीपीएस स्कूल तथा अन्य स्कूल के पेरेंट्स से हम लोगों को आम आदमी पार्टी को एक शिकायत मिली कि दूसरे वर्ष के सत्र के अंतिम चरण में उनके बच्चों को निकाल दिया गया है। कल हम लोग डीओ ऑफिस आए थे, जिला शिक्षा अधिकारी से मिले। बहुत ही अजीब तरीके के तर्क मिल रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि पोर्टल में इन लोगों ने छेड़छाड़ की। एक अधिकारी ने ये कहा कि जो स्कूल की मैपिंग है, मतलब स्कूल से 3 किलोमीटर, तो उस दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है। और जो पत्र उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, ये जैसे मेरे को नोटिस आया, मेरे पड़ोसी को नोटिस नहीं आया है, तो हम तो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो ये गैप कैसे हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि आपने सीधा आदेश सुना दिया। आपका अगर मेरी कोई भी अनियमितता आपको दिखती है तो आप मेरे को उससे पहले स्पष्टीकरण मांगेंगे ना। पालकों से जांच में कभी किसी पालक को बुलाया नहीं गया। ठीक है। और अपने स्तर पे किसी की शिकायत आई, अपने स्तर पे जांच हुई और उन सबको दोषी करार दे दिया गया। ये तो न्याय संगत नहीं है। आप तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 24 बच्चों को आपने नोटिस जारी किया है, 24 बच्चों की भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया और आप बोलते हैं कि आत्मानंद स्कूल में प्रवेश कर देंगे। क्यों ना ऐसा माना जाए कि सरकार अपना पैसा बचाना चाहती है, विधि विरुद्ध जा कर के उनको आप नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमको न्याय नहीं मिलता है, आज हम लोग लिखित शिकायत कर रहे हैं, तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और अंत तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वो बच्चे आरटीई में वहीं पढ़ेंगे। ये डीपीएस स्कूल का है, मेरी बेटी डीपीएस स्कूल में पढ़ती है। वहाँ ये नोटिस धरा दिए है कि आपके बच्ची को 2 साल के बाद निरस्त किया जाता है। इससे कर तो उसी साल क्यों नहीं किया पता नहीं सर, उन लोग ना नोटिस धरा दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्ची वहीं पढ़े तो वहीं पढ़ेगी, आत्मानंद में मैं नहीं डालूंगी। आत्मानंद से अच्छा तो मैं सरकारी में डाल देती। डीपीएस स्कूल, वहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है KG2 क्लास में। KG1 से KG2 वहीं पर पढ़ रहा है। अभी KG2 क्लास में गया है, अभी क्लास 1 में जाने वाला है और हमको स्कूल से ये दे दिया गया है कि आपका दायरा स्कूल से दूर है, घर तक। आपके 2 बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें KG1 में गुड़िया है और KG2 में एक है। तो KG1 वाले को रख लिए और KG2 वाले के लिए मेरे को ये दे दिए कि आपका दायरा स्कूल से घर दूर है। जबकि भेदभाव सर समझ में नहीं आ रहा है। जो मेरी जो छोटी वाली बच्ची है उसके लिए भी मैं उसी जगह से फॉर्म भरा हूँ, अपने घर से ही। दायरा तो वहीं का है, उसके लिए दायरा नहीं है, लेकिन मेरे बड़े बच्चे के लिए दायरा है। ये सर भेदभाव मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। से हैबिटेशन में नहीं आ रहा था करके निकाल दी। जब हैबिटेशन में नहीं आ रहा था, जिस समय एडमिशन हुआ था उसी समय ऑप्शन रखते कि हैबिटेशन में नहीं आते। 1.5 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। नियम एक के लिए है कि सभी के लिए, और बच्चे जो हमारे आसपास के उनको नहीं आया, हम 4 को आए हैं, 4 को नहीं आया, तो नियम एक समान होना चाहिए। डीपीएस स्कूल की है KG2 क्लास। कुछ नहीं बोले, ये पेपर दे दिए और बोले कि आपके बच्चे को ना रद्द कर दिया जा रहा है, हैबिटेशन में नहीं आ रहे हैं आप। तो हैबिटेशन में मैं नहीं आ रही हूँ, तो वहाँ मरोदय जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे और बच्चे पढ़ते डीपीएस में, तो ये नियम सभी के लिए रहना चाहिए कि सिर्फ मेरे ही बच्चे के लिए।
एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उथल पुथल मची हुई है, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में अपनी अपनी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी कार्यालयों सहित वरिष्ठ नेताओं के समक्ष पहुंच अपनी हाजिरी दे रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के निवास पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी टिकट और दावेदारी की होड़ में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जल परिसर में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने बता दें, दुर्ग में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर काफी जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। इसके साथ ही टिकट वितरण किए जाने से पहले ही उम्मीदवार अपने अपने नेताओं के दर तक पहुंच अपनी हाजिरी दे रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सरोज पांडे से मुलाकात और मिलने वाले भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की भीड़ लगी रही। मीडिया से चर्चा करते हुए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी, चाहे महापौर पद के दावेदार हों या पार्षदों का। विभिन्न नगर निगम में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है वह सरासर गलत है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब मुद्दे नहीं रह गए हैं, इसलिए वह विरोध कर रही है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार जो भी आरक्षण कर रही है वह सर्वथा उचित है और सभी सही तरीकों से कर भी रहे हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लॉटरी पद्धति से आरक्षण संबंधित प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी, जिसे विभिन्न नगरीय निकाय चुनाव में विभिन्न जगहों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस मुद्दा बना रही है, जिसके जवाब में सरोज पांडे ने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रही है। पार्टी के दायित्व के कारण मेरा बाहर रहना हुआ और बहुत लंबे समय के बाद में मैं दुर्ग शहर में आई। बहुत लोगों से मिलना था। नगरीय निकाय चुनाव सामने है और कार्यकर्ताओं के साथ भेंट मुलाकात का ये कार्यक्रम था, कोई विशेष नहीं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रहेगा भाजपा का प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है और पूरे नगरीय निकाय जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में हम बेहद मजबूत स्थिति में है। आने वाले समय में सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनेंगे, पार्षद बनेंगे और हम यहाँ पर विकास की एक नई शुरुआत करेंगे। आरक्षण को कांग्रेस को विरोध करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार की बात कह रही है, मुझे नहीं लगता कि उनकी बात पर कहीं आधार है। तथ्यहीन बात कर रहे हैं। बहुत स्पष्टता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात रखी है और ओबीसी के विषय को बार बार पार्टी उठाने की कांग्रेस पार्टी उठा रही है। मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस वर्ग का भला नहीं किया। बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। आने वाले समय में हमारे 60 के 60 वार्डों में हम जीतेंगे और महापौर पद के लिए क्या निश्चित तौर पर जीतेंगे, सवाल ही नहीं है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में कुछ माह पूर्व दुल्हन बनकर अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर धोखाधड़ी कर फरार हुई दुल्हन के फर्जी भाई को दुर्ग पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग कोतवाली थाने में कुछ माह पूर्व एक नई नवेली दुल्हन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर शादी की और ससुराल वालों को चूना लगाया। इस मामले में दुल्हन के कथित भाई संतोष जैन को दुर्ग पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। हो गया है 10। बता दें, शादी के बाद परिवार वालों ने उसे कुल देवी के मंदिर ले जाने के लिए उसका आधार कार्ड मांगा तो वो बहाने बनाने लगी और विवाद वहीं से शुरू हुआ। जब उसकी वास्तविक पहचान सामने आई तो वो मौका पाकर फरार हो गई। खास बात ये रही कि आरोपी दुल्हन और कथित रिश्तेदारों ने शादी के खर्च के नाम पर 17,50,000 रुपए झटक लिए थे। पीड़ित ने आशंका जताई कि ये एक गिरोह है जो शादी के बाद संपत्ति हड़पने का काम करते हैं। मामले में जानकारी लगते ही दुर्ग पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के फर्जी भाई को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। दुर्ग का मामला है। यहाँ पे प्रार्थी के द्वारा शिकायत किया गया था कि उसके द्वारा ठगी करके, झूठ बोल करके, झूठी जानकारी देके उसके साथ एक विवाह का षड्यंत्र किया गया था और उसके बाद जो सभी लोगों ने
उसके विश्वास को हासिल करके उसके साथ ठगी करके वो यहाँ से मतलब फरार हो गए थे। तो पुलिस ने इसमें अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज करने के पश्चात पुलिस ने एक आरोपी को इंदौर से भी गिरफ्तार किया है और उसमें आगे की कार्रवाई अभी चल रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।